गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज आप चैप्टर करेंगे, ये आपका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, लास्ट चैप्टर जो आपका है, देखिए यहाँ पर हम कुछ प्राकृतिक संकट जो हैं, आपदाएं जो हैं, उनके कारण, परिणाम तथा प्रबंध देखेंगे। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 7 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम बात करेंगे बाढ़ तथा सूखे की, भूकंप तथा सुनामी की, जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, चक्रवात की, जिन्हें आप साइक्लोन्स भी बोल सकते हैं, और भूस्खलन। ठीक है, जो भूमि का खिसकना होता है, जिससे काफ़ी जन और माल की हानि होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। उनके रीज़न क्या हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और उन्हें मैनेज कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, आपने सुनामी के बारे में पढ़ा होगा या उसके प्रकोप की तस्वीरें टेलीविज़न पर देखी होंगी। ठीक है, सुनामी क्या होती है? समुद्र की काफ़ी ऊंची लहरें होती हैं जो विनाशकारी होती हैं, और जो आसपास के क्षेत्र में जो समुद्र का रीजन होता है, वहाँ पर काफ़ी तबाही मचा देती हैं। इन्हें सुनामी कहा जाता है, और जनरली आपने इनके बारे में सुना भी होगा, और इनकी जो तस्वीरें हैं वह टेलीविज़न पर देखी भी होंगी। आपको कश्मीर में नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ आए भयावह भूकंप की जानकारी भी होगी। इन आपदाओं से होने वाले जान और माल के नुकसान ने हमें हिलाकर रख दिया था। ये परिघटनाओं के रूप में क्या और कैसे घटती हैं, हम इनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये कुछ सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। देखिए, जब भी कोई इस तरीके की मिस हैपनिंग होती है, जैसे कि भूकंप है, सुनामी है, जब भी आते हैं तो ये काफ़ी बड़े भारी नुकसान करके जाते हैं। और जो ये नुकसान करके जाते हैं तो ये हमें हिला कर रख देते हैं एक तरीके से, क्योंकि नुकसान इनसे जो होता है वह काफ़ी भारी मात्रा में होता है। तो इस स्थिति के लिए हम यहाँ पर हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो घटनाएं होने लग रही हैं, जो आकस्मिक घटनाएं हैं, अचानक से जो घटित होती हैं, इनका रीज़न क्या है, इसके कारण क्या है, और ये कैसे घटती हैं। देखिए, जब भी भूकंप आता है तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है, भूकंप आया किस लिए है। सेकंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये हो जाता है कि हम भूकंप से, अर्थक्वेक से कैसे बच सकते हैं। तो ये कुछ सवाल हमारे माइंड में आते हैं, और इस अध्याय में हम इन्हीं सवालों के विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में जो आते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, परिवर्तन जो है वह प्रकृति का नियम है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो विभिन्न तत्वों में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, पदार्थ हो या अपदार्थ हो, अनवरत चलती रहती हैं। देखिए, आपको पता है, आपने सुना है, परिवर्तन जो है वह प्रकृति का नियम है, हमारे नेचर्स का यह रूल है। मतलब नियम है यह कि इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो होंगे। ठीक है, और जो यह प्रक्रिया है यह लगातार चलती ही रहती है। हमारे प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। यह प्रक्रिया जो है वह हर जगह व्याप्त है, परंतु इसके परिमाण, सघनता और पैमाने में अंतर होता है। ये बदलाव धीमी गति से भी आ सकते हैं, जैसे स्थलाकृतियों और जीव में, और ये बदलाव जो है वह तेज गति से भी आ सकते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी है, विस्फोट है, सुनामी है, भूकंप है, तूफान है। देखिए, इसी प्रकार इसका प्रभाव छोटे क्षेत्र तक सीमित हो सकता है, जैसे कि आंधी, कर्कापात और टोर्नेडो, और इतना व्यापक हो सकता है जैसे भूमंडलीय ऊष्मीकरण और ओजोन परत का जो हार्स होने लग रहा है। इसके अतिरिक्त परिवर्तन का विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ होता है। यह इनको समझने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। देखिए, परिवर्तन जो है, ठीक है, वह लोगों के जो थॉट है उसके अनुसार इसके भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं। जो इस अर्थ को यदि हम समझना चाहते हैं तो वह उन व्यक्तियों के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य तटस्थ होता है, ना अच्छा होता है और ना ही बुरा होता है, परंतु मानव दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य बोझिल होता है। कुछ परिवर्तन अपेक्षित और अच्छे होते हैं, जैसे कि ऋतुओं में परिवर्तन, फलों का पकना, जबकि कुछ परिवर्तन अनिश्चित और बुरे होते हैं, जैसे कि भूकंप, बाढ़ और युद्ध की जो स्थिति होती है। देखिए, जो कुछ परिवर्तन यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो बुरे होते हैं, ठीक है, और कुछ परिवर्तन जो है वह अच्छे होते हैं। वह लोगों की धारणाओं और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वह अच्छे हैं या बुरे हैं। जैसे कि अभी मैं आपसे पूछती हूँ, जो ऋतु परिवर्तन होती है, देखिए, यदि एक ही ऋतु हमारे यहाँ पर रहेगी
तो हमारे लिए सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट होगा, हम अनकंफर्टेबल होंगे, ठीक है। तो ऋतु का जो परिवर्तन है, फलों का जो पकना है, वे सारे परिवर्तन हमारे लिए लाभदायक है। इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये परिवर्तन अपेक्षित हैं, अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन जो परिवर्तन हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हम उन्हें अनपेक्षित या बुरे परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि भूकंप का आना, बाढ़ का आना, क्योंकि इनसे काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, इस अध्याय में हम कुछ ऐसे परिवर्तनों को समझने की कोशिश करेंगे जो बुरे माने जाते हैं और जो बहुत लंबे समय से मानव को भयभीत किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, उन परिवर्तनों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे लिए अनिश्चित है और हमारे लिए नुकसानदायक है, ठीक है। मीन्स जो हम नहीं चाहते परिवर्तन, जिनसे हमें काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिन परिवर्तनों को देखकर हम भयभीत हैं। सामान्यतः आपदा और विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं से मानव हमेशा भयभीत रहा है। आपदा क्या है? आपदा जो है वह प्राय एक अनिश्चित घटना होती है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं होते हैं। देखिए आपदा जो है वह एक ऐसी स्थिति है जो अनिश्चित है और जो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है और जिसे मानव द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यह थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप जो है वह अवरुद्ध हो जाते हैं तथा बड़े पैमाने पर जन माल का नुकसान होता है। अतः इससे निपटने के लिए हमें सामान्यतः दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवा की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने जनरली प्राकृतिक संकट आपदाएं देखी हैं, वो मैंने आपको बता भी दिए, जैसे कि बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, सुनामी लहरें हैं, चक्रवात है, साइक्लोन्स हैं, भूस्खलन है, ठीक है। बहुत सारे मैंने आपको एग्जांपल्स क्लियर किए हैं। तो देखिए परिवर्तन जो है बेटा वो निश्चित है, ठीक है। परिवर्तन होना हमारी प्रकृति में यह निश्चित है, समय के साथ यह निरंतर होते रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये कुछ परिवर्तन हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ परिवर्तन हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। यहाँ जो हम जिन आपदाओं की बात कर रहे हैं वे परिवर्तन ऐसे होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पर हमें हानि पहुँचा कर जाते हैं, ठीक है। तो लंबे समय तक भौगोलिक साहित्य में आपदाओं को प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जाता रहा है और मानव को इनका अबोध व असहाय शिकार है। मानव को इस बारे में कोई चेतावनी नहीं मिलती है, वह इसका अबोध तथा असहाय शिकार है। परंतु प्राकृतिक बल ही आपदाओं के एकमात्र कारक नहीं हैं। देखिए जो पुराने समय में इन चीज़ों से संबंधित यह माना जाता था कि जो पृथ्वी के अंदर बल उत्पन्न हो रहे हैं उनकी वजह से आपदाएं आ रही हैं, लेकिन ये जो आपदाएं हैं इनका एकमात्र कारक बल नहीं हो सकता है। आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मानव क्रियाकलाप से भी है। कुछ मानवीय गतिविधियां तो सीधे रूप से इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी हैं। देखिए जो मनुष्य क्रियाकलाप करता है, ठीक है, वो मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं उनकी वजह से भी ये आपदाएं आती हैं, या ये कह सकते हैं कि कुछ क्रियाकलाप जो है मनुष्य के वो इन्हें सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर आप ले सकते हैं, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। यहाँ पर एक गैस निकली थी जिसकी वजह से काफ़ी जनमाल की हानि हुई थी, काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, युद्ध हो सकते हैं, सीएफसी का मतलब आप समझते हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो जनरली आपके रेफ्रिजरेटर से निकलती है और आपके ओजोन लेयर के लिए, ओजोन छिद्र के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। और सीएफसी गैसें वायुमंडल में छोड़ना, ग्रीन हाउस गैसें हो सकती हैं, ध्वनि वायु, जल तथा मिट्टी संबंधी पर्यावरण प्रदूषण आदि आपदाएं इसके उदाहरण हैं। देखिए मिट्टी से संबंधित या जल से संबंधित जो भी प्रदूषण की चीज़ें होती हैं या जो उन्हें प्रदूषित करती हैं, ये सभी आपदाएं जो हैं इसमें सम्मिलित की गई हैं। कुछ मानव गतिविधियां परोक्ष रूप से भी आपदाओं को बढ़ावा देती हैं। देखिए कुछ मानव की गतिविधियां ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से
प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ावा देती हैं। वनों को काटने की वजह से भूस्खलन आना, क्योंकि आपको पता है जो वनों की जो जड़ें होती हैं, जो एक पेड़ की जड़ होती है, वह मिट्टी को अपने से बांधे रखती है। और यदि पेड़ों की कटाई जो आज के टाइम पे की जा रही है, यू नो वेरी वेल, यदि आप इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वह डे टू डे इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। और जो जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से आवास की भी ज़रूरत है। मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए भी पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिससे भूस्खलन तथा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। भंगुर जमीन का निर्माण कार्य, अवैज्ञानिक भूमि उपयोग कुछ उदाहरण हैं जिनकी वजह से आपदा परोक्ष रूप से प्रभावित होती है। क्या आप अपने पड़ोस या विद्यालय के आसपास चल रही गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जिनकी वजह से भविष्य में आपदाएं आ सकती हैं? क्या आप इनसे बचाव के सुझाव दे सकते हैं? यह सर्वमान्य है कि पिछले कुछ सालों से मानवकृत आपदाओं की संख्या और परिमाण दोनों में ही वृद्धि हुई है। देखिए, मानव की वजह से जो परोक्ष रूप से आपदाओं को प्रभावित करती है, वह कारक जो हैं वह बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपदाएं जो हैं कुछ समय से काफ़ी आने लग गई हैं। यद्यपि इस संदर्भ में अब तक सफलता देखिए, कई स्तर पर ऐसी घटनाओं से बचने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। इन घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है, इसके कुछ प्रयत्न किए जा रहे हैं, परंतु इस संदर्भ में अब तक सफलता नाम मात्र ही हाथ लगी है। परंतु इन मानवकृत आपदाओं में से कुछों का निवारण संभव है। इसके विपरीत प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने की संभावना बहुत कम है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि इनके असर को कम करना। देखिए, जो प्राकृतिक रूप से आपदाएं आती हैं उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, उन पे रोक नहीं लगाई जा सकती। यह है हमारे लिए इसकी जो संभावना है वह बिल्कुल ना के बराबर है। तो इससे जो हमारे पास बेटर सॉल्यूशन क्या है कि इन आपदाओं के असर को कम किया कैसे जा सकता है, या आपदाएं जब आए तो इनका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के ठोस कदम उठाए गए हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना है। 1993 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में भूस्खलन सम्मेलन और मई 1994 में योकोहामा और जापान में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी आदि विभिन्न स्तरों पर इस दिशा में उठाए जाने वाले ठोस कदम हैं। प्राय यह देखा गया है कि विद्वान आपदा और प्राकृतिक संकट शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, फिर भी इनमें अंतर है, इसलिए दोनों में भेद करना भी आवश्यक है। देखिए, जनरली आपने सुना होगा कि जो आपदा है या जो प्राकृतिक संकट है, ठीक है, इन्हें एक कंसीडर कर लिया जाता है और ये एक नहीं है, इनमें अंतर है और उसे भी क्लियर करना ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ से प्राकृतिक संकट क्या है। प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के वे तत्व जिनसे जन धन या दोनों को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है, यह बहुत तीव्र हो सकते हैं, या पर्यावरण विशेष के स्थायी पक्ष भी हो सकते हैं, जैसे महासागरीय धाराएं, हिमालय में तीव्र ढाल, अस्थिर संरचनात्मक आकृतियाँ अथवा रेगिस्तानों तथा हिम आच्छादित क्षेत्रों में विषम जलवायु दशाएं आदि इसमें सम्मिलित हैं। प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वह अपेक्षाकृत तीव्रता से घटित होती हैं। यदि मैं यहाँ पर प्राकृतिक संकट की तुलना में देखूं तो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वह तीव्रता से घटित होती हैं तथा बड़े पैमाने पर जनधन की हानि करती हैं, सामाजिक तंत्र एवं जीवन के छिन्न भिन्न कर देती हैं तथा उन पर लोगों का बहुत कम या कुछ भी नियंत्रण नहीं होता है। देखिए, यहाँ मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। प्राकृतिक संकट क्या है, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि प्राकृतिक संकट व प्राकृतिक आपदाओं में क्या अंतर है। तो देखिए, जब प्राकृतिक संकट का जो एक बड़ा विकराल रूप होता है उसे आप प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वे तीव्रता से घटित होती हैं या बड़े पैमाने पर वह काफ़ी नुकसान करके जाती हैं, और जिसका जो मानव का जो इस पे नियंत्रण है वह ना के बराबर होता है, या यह हम कह सकते हैं कि कुछ भी नियंत्रण नहीं होता है। सामान्य प्राकृतिक आपदाएं संसार भर के लोगों के
व्यापकीकृत अनुभव होते हैं और दो आपदाएं ना तो समान होती हैं ना ही आपस में तुलना की जा सकती है। प्रत्येक आपदा अपने नियंत्रणकारी सामाजिक पर्यावरणीय घटकों सामाजिक अनुक्रिया जो यह उत्पन्न करते हैं तथा जिस ढंग से प्रत्येक सामाजिक वर्ग इससे निपटता है अद्वितीय है। ऊपर व्यक्त विचार 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को इंगित करता है। पहला, प्राकृतिक आपदा के परिणाम गहनता एवं बारंबारता। इसके द्वारा किए गए नुकसान समय अंतर पर बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे, संसार के लोगों में इन आपदाओं द्वारा पैदा किए हुए भय के प्रति चिंता बढ़ रही है। इनसे जान माल की क्षति को कम करने का रास्ता ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं और अंततः प्राकृतिक आपदा के प्रारूप में समय अंतर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। प्राकृतिक आपदाओं एवं संकटों के अवगम में परिवर्तन भी आया है। पहले प्राकृतिक आपदाएं एवं संकट दो परस्पर अंतर संबंधी परिघटनाएं समझी जाती थी, अर्थात जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट आते थे वे आपदाओं के द्वारा भी सुभेद थे। अंततः उस समय मानव पारिस्थितिकी तंत्र के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था। यदि हम पहले की बात करें तो उस समय पे मानव जो है वह जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता था, इसलिए इन आपदाओं से नुकसान कम होता था। तकनीकी विकास ने मानव को पर्यावरण को प्रभावित करने की बहुत क्षमता प्रदान कर दी है। जो हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से मनुष्य की जो गतिविधियाँ हैं वह हमारे पर्यावरण को काफ़ी भारी रूप से प्रभावित करती हैं और परिणामतः मनुष्य ने आपदा के खतरे वाले क्षेत्र में गहन क्रियाकलाप शुरू कर दिया है और इस प्रकार आपदाओं की शुभेदता को बढ़ा दिया है। अधिकांश नदियों के बाढ़ मैदानों में भू उपयोग तथा भूमि की कीमतों के कारण तटों पर बड़े नगरों एवं बंदरगाहों जैसे कि मुंबई तथा चेन्नई आदि के विकास ने इन क्षेत्रों को चक्रवातों, प्रभंजनों तथा सुनामी आदि के लिए सुभेद बना दिया है। इन प्रेक्षणों की पुष्टि सारणी 7.1 में दिए गए आंकड़ों से भी हो सकती है, जो पिछले 60 वर्षों में 12 गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से विभिन्न देशों में मरने वालों के परिणाम को दर्शाता है। यह टेबल मैं आपको अभी दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर हम अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में करेंगे। 7.1 टेबल आपको दी गई है। तो यहाँ यदि मैं देखूँ तो देख सकते हैं आप यहाँ पर भूकंप की वजह से सोवियत संघ, ठीक है, क्योंकि 1990 में 1990 में जो यूएसएसआर था, जो सोवियत संघ था, उसका विघटन हो गया था। तो अब जो एट प्रेजेंट मैं उसे रशिया कह सकती हूँ, वहाँ पर भूकंप की वजह से 1,10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। चाइना में 2 बार 1949 और 54 में बाढ़ की वजह से एक बार 57,000, 30,000। देखिए ये आपको सभी कंट्रीज़ का दे रखा है। जैसे कि पाकिस्तान 2005 में भूकंप की वजह से 70,000 व्यक्ति मर गए थे, ठीक है। इंडोनेशिया, श्रीलंका 2004 की बात करूँ, सुनामी की वजह से 5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। और भारत की 1971 में बात करूँ तो जो चक्रवात आए थे, जो साइक्लोन्स आए थे, उसकी वजह से 30,000 लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है। क्लियर हो गया आपको इतना यहाँ तक?